वेलकम बैक बच्चों। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट्स टॉपिक पर। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th सिलेबस का ये लेसन है। पिछली क्लास में हमने एसी सर्किट विथ प्योर रेजिस्टर, एसी सर्किट विथ प्योर इंडक्टर एंड एसी सर्किट विथ प्योर कैपेसिटर, इनका डिटेल एनालिसिस किया था। उसमें से कुछ टेक अवे पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। अगर हमारा जो एसी सर्किट है वो सिर्फ रेजिस्टर वाला सर्किट है, उसमें और कोई कंपोनेंट नहीं है, इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, देन इन सच काइंड ऑफ सर्किट जो ईएमएफ का फेज होगा वही फेज करंट का होगा। मतलब ईएमएफ और करंट साथ में वेरी करेंगे, साथ में मैक्सिमम होंगे, साथ में मिनिमम होंगे। सो द फेजर डायग्राम लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अगर प्योर रेजिस्टर होगा तो फेजर डायग्राम लुक्स लाइक दिस। अगर प्योर इंडक्टर सर्किट होगा, रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस लगा हुआ है, मतलब कॉइल लगी हुई है सर्किट में, तो इन दैट केस द ईएमएफ लीड्स एंड द करंट लैग्स। करंट पीछे रह जाता है, मतलब पहले ईएमएफ मैक्सिमम होगा, बाद में करंट मैक्सिमम होगा। सो हियर देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द ईएमएफ इन द सर्किट, एंड in such circuit there is opposition to the current which depends on the frequency, and such opposition is called as reactance. तो यहाँ पर रिएक्टेंस होता है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस हम लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंस जो है ये नई चीज़ है, एंड दिस रिएक्टेंस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस भी जो है इट गिव्स यू अपोजिशन, है ना, अपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर रिएक्टेंस ऑल्सो गिव्स यू द सेम इन्फॉर्मेशन, एंड इसका यूनिट भी ओम है, इसका भी यूनिट ओम है, और इसका भी यूनिट ओम है, ओम ही है सबका यूनिट। ठीक है, सो बट दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड it is given by XL equal to omega L. This is called inductive reactance. Inductance के वजह से जो opposition आता है, so it is called inductive reactance. And in the same way, if we connect capacitor in AC circuit, AC source को capacitor लगा दो और कुछ नहीं है, सिर्फ capacitor है, then what we noticed is the current leads EMF. यहाँ पर current आगे जाता है EMF के, current पहले maximum होगा, बाद में EMF maximum होगा, and we can say कि EMF lags करंट, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज गिवन बाय 1/ωc। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग यहाँ पर तो सीख चुके हैं पिछली क्लास में कि ईएमएफ अगर रेजिस्टर होगा, कैपेसिटर होगा और इंडक्टर होगा प्योर, तो फिर कैसे ये ईएमएफ और करंट का रिलेशन है। लेकिन अगर मेरे पास कोई सर्किट है जिसमें ये तीनों मैंने सीरीज में लगा दिए तो क्या होगा, तो चलिए वो जो भी होगा वो हम लोग मैथमेटिकली आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि आज का अपना मेन टॉपिक है L, C एंड R। वी कॉल दिस इंडक्टर एज L। इंडक्टर के लिए हम लोग ये वाला सिंबल लगाते हैं L। फॉर कैपेसिटर वी यूज सिंबल C, एंड फॉर रेजिस्टर वी यूज सिंबल R। और जब मैं LCR को सीरीज में कर दूंगा, सो व्हाट विल हैपन टू द EMF एंड करंट एंड व्हाट विल बी द इफेक्टिव रिएक्टेंस, वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी वी हैव कनेक्टेड L, C एंड R। हमने L इंडक्टर, C कैपेसिटर और R रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है। अब देखते हैं कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है या ऑपोजिशन है वो कितना आएगा। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। मैंने यहाँ पर तीनों बनाए हैं। इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर मैंने उसी सर्किट के अंदर आई हैव शोन करंट इन दिस एक्सिस, है ना। लेट अस से ये करंट मेरा रेफरेंस है। So when we consider the inductor, the current lags behind EMF or EMF leads in the current in the inductor. ठीक है, in inductor the EMF leads by 90 डिग्री, यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री से वो लीड कर रहा है ना। In this phasor diagram मैंने इसके साथ ही इसका phasor diagram बनाया। You can see that if current is our reference, then the EMF in capacitor lags behind the current by 90 degree phase। और यहाँ पर देखोगे सिंस इट इज़ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर कोई भी फेज लैग या लीड नहीं होगा। सो द करंट एंड EMF आर इन फेज, यू कैन से दे आर इन फेज, सो देर इज नो फेज लैग और फेज डिफरेंस। ठीक है, नाउ इन दिस सर्किट इन आर पर्टिकुलर एनालिसिस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंसिडरिंग करंट एज आर रेफरेंस। ठीक है, करंट को रेफरेंस लेके चल रहे हैं। सो लेट अस से करंट इज I0 sin ωt, ये हमने करंट ले लिया। नाउ आप देख सकते हो कि ये सप्लाई EMF यहाँ पर E है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस अलग अलग होगा। सो वी विल यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, E इक्वल टू IR। सो रेजिस्टेंस के केस में E इक्वल टू I, करंट सेम होगा सिंस इट इज़ अ सीरीज सर्किट।
इंटू आर, आर इज द रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर यहाँ पर मैंने आई करंट लिया है, आर रेजिस्टेंस लिया है, तो इन केस ऑफ इंडक्टर वी हैव एक्सएल एज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। सो EL इज आई इंटू एक्सएल। सिमिलरली EC विल बी आई इंटू एक्सी। ओम्स लॉ लगाया है यहाँ पर सिंपल। अब इसकी सिंस ये सारे के सारे सेम फेज में होते हैं तो हम इसको नॉर्मल सीरीज में जैसे एडिशन करते हैं वैसे कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमें वेक्टर एडिशन करना होगा बिकॉज द फेजेस आर डिफरेंट। सो व्हाट वी डू, वी ड्रॉ द फेज डायग्राम और वेक्टर की तरह इसको सॉल्व करेंगे। सो एट एनी इंस्टेंट, लेट अस से एट एंगल एट एनी इंस्टेंट ऑफ फाई इक्वल टू ओमेगा टी, ये हमारा ई नॉट जो फेज है ये आया इसके लिए, है ना। ये करंट हमारा रेफरेंस है, करंट हमारा रेफरेंस है, तो रेजिस्टेंस के अंदर से जाने वाला EMF सेम फेज में होगा, है ना। लेट अस से ये हमारा स्टार्टिंग कंडीशन है। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, करंट हमने ये रेफरेंस लिया है तो उसी फेज में हमारा ये EMF थ्रू रेजिस्टेंस होगा। तो इस दोनों के केस में फेज एंगल कुछ भी नहीं है, तो ये पैरेलल होंगे। व्हाट अबाउट कैपेसिटर, कैपेसिटर लैग करेगा तो इसका जो फेजर वेक्टर है वो नीचे आएगा, फेजर नीचे आएगा, है ना। तो ये हमने इसको लैग करते हुए नीचे दिखाया है। और जो इंडक्टर है उसका लीड करेगा तो इस करंट के रेफरेंस में 90 डिग्री से लीड कर रहा है। सो नाउ वी हैव 3 फेज वेक्टर्स EL, ER एंड EC एंड दीज आर बेसिकली वेक्टर्स। तो इनको वेक्टर मैथमेटिक्स से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों का रिजल्टेंट EMF कितना, वो अगर निकालना है मुझे, सो वी हैव टू यूज प्योर मैथमेटिक्स, प्योर वेक्टर मैथमेटिक्स। सो वेक्टर मैथमेटिक्स अगर यूज़ करना है तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स अपोजिट दिख रहे हैं एंड वी नो दैट 2 वेक्टर अगर अपोजिट है तो उनका वेक्टर सम क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े में से छोटे वेक्टर को। नाउ यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दिस EL कुड बी ग्रेटर देन EC और EC कुड बी ग्रेटर देन EL, तो 2 पॉसिबिलिटी हो रही है। सो वी विल टेक एनी वन। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर रिजल्ट आएगा दैट विल नॉट डिपेंड ऑन विच वन इज़ ग्रेटर, है ना। हमारा फाइनल आंसर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो इसमें से इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इम्पीडेंस, वो इन दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब उसकी मैग्नीट्यूड EL की ज़्यादा है या EC की ज़्यादा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट एनीवेज टू स्टार्ट विथ वी विल टेक EL एज EL ग्रेटर देन EC, है ना। सो लेट, ये हमारा अजम्पशन है कि EL EMF अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन EMF अक्रॉस कैपेसिटर। अगर उल्टा लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द सेम फाइनल आंसर, है ना। बट हमारे टेक्स्ट बुक में ये दिया है इसलिए मैं वही कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस वर्क आउट इट। तो EL इज ग्रेटर देन EC, तो ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हो जाएगा EL माइनस EC। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा along O, along कहाँ से कहाँ तक होगा, OB डैश। डायग्राम में देखो OB हमारा EL है, O से लेके B तक, O हमारा ओरिजिन लिया है, वहाँ से B तक ये मेरा EL वेक्टर है, O से C तक मेरा EC वेक्टर है, और इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, और छोटा होकर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, O से B डैश तक। सो दिस विल बी माई रिजल्टेंट EL माइनस EC। अब ये जो रिजल्टेंट है EL माइनस EC, मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो अब मेरा क्या हो गया, O से B डैश तक हो गया, यहाँ पर वेक्टर है EL माइनस EC और यहाँ पर एक वेक्टर है ER। एंड नाउ आई वांट रिजल्टेंट ऑफ दीज 2। तो कैसे करेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे यहाँ पर। सो दिस इज द रिजल्टेंट, और इसको हम लोग लिखेंगे, अपने बुक में लिखा हुआ है O और शायद से ये K है, लेट अस से दिस इज OK, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, OK तो OK। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, सिंस 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा OK स्क्वायर इक्वल टू O, इसका नाम क्या था OA, और ये था OB डैश, OA स्क्वायर प्लस OB डैश स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या कुछ भी करो, वेक्टर मेथड लगाओ, यही आना है ना। उस रिजल्टेंट ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, दैट विल बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। वैल्यूज डाल देते हैं। सो दिस इज E रिजल्टेंट एंड लेट अस से दैट इज E नॉट, है ना। रिजल्टेंट E नॉट कितना आएगा, सो रिजल्टेंट E नॉट का स्क्वायर आएगा OA स्क्वायर, OA इज ER स्क्वायर प्लस OB कितना है EL माइनस EC, है ना, ब्रैकेट स्क्वायर। ये आ गया रिजल्टेंट EMF। तो हमने रिजल्टेंट EMF कितना आएगा ये निकाल लिया, एंड इट डिपेंड्स ऑन EL माइनस EC। अगर EL बड़ा है, अगर EC बड़ा होता तो EC माइनस EL आता, एंड एनीवेज दोनों ही केस में ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है ना। सो ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है, मतलब जो सीक्वेंस है हम उल्टा पुल्टा भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर हो रहा है। नाउ वी कैन यूज़ दीज रिलेशंस, ये जो हमारे रिलेशंस है अगर ये यहाँ यूज़ कर ले,
सो ई नॉट को तो वैसे ही लिखते हैं, इस तरफ ई आर की जगह हम लोग क्या करें, आई आर लिख दें। सो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ई आर की जगह मैंने ये वाला रिलेशन लगाया, ओम्स लॉ लगाया ये वाला, ठीक है। वैसे ही ई एल की जगह मैं ये लगा रहा हूँ। सो दिस विल बी आई और ये एक्सएल, ठीक है, आई एक्सएल माइनस आई एक्सी, ये रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ब्रैकेट का स्क्वायर भी है इधर, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, ये आई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और सिंस स्क्वायर है तो बाहर आके आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका आई स्क्वायर और इसका आई स्क्वायर बाहर, तो बचा क्या, आर स्क्वायर बचा ब्रैकेट में, और इनका बचा एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट का स्क्वायर। देख लो ये मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया, दोनों में से आई कॉमन निकाला, बाहर निकाल दिया तो ये स्क्वायर के साथ आएगा, सो आई स्क्वायर आ जाएगा, इसका आई स्क्वायर इसका आई स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, ये बचा, और ये पूरी ब्रैकेट बची, आई बाहर निकल चुका है। सो दिस इज ई नॉट स्क्वायर। तो इस पे से आप ई नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई नॉट विल बी आई नॉट, सॉरी आई नॉट नहीं है, ई आउटपुट विल बी आई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पर आई नॉट होना चाहिए ये सारे रिलेशंस में, है ना। पीक वैल्यू के साथ हम लोग ये रिलेशंस लिखते हैं, इफ़ यू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर भी ये आई नॉट आ जाएगा एंड यहाँ पर भी आई नॉट आ जाएगा, बस नोटेशन की बात है, ये पीक वैल्यूज है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ई नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल टू रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ईएमएफ अपॉन करंट, ओम्स लॉ याद करो, V अपॉन आई इज R, तो ये भी रेजिस्टेंस के ही बराबर क्वांटिटी है, एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड Z। सो वी डिफाइन Z इक्वल टू ई नॉट अपॉन आई नॉट इन LCR सर्किट, एंड दिस इज इक्वल टू, मतलब मैंने इसको क्या बोला है, इक्वल टू Z बोला है, एंड इट इज दिस वन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज where this Z is called as, क्योंकि ये ऑपोजिशन ही है तो इसको भी रेजिस्टेंस ही बोल सकते हैं, बट सिंस हमने रेजिस्टेंस तो सिर्फ रेजिस्टर की वैल्यू को बोला है, इंडक्टेंस का जो ऑपोजिशन था उसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला है। अब ये जो क्वांटिटी है ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए अलग नाम है, इट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है एसी सर्किट्स में। एसी सर्किट में हम लोग इम्पीडेंस बताते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेटिंग द रेजिस्टेंस ओनली, है ना। सिर्फ रेजिस्टेंस बताने से एसी सर्किट का कंप्लीट एनालिसिस नहीं होता है, वी हैव टू स्पेसिफाई इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस वहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ रिएक्टेंस को भी इंक्लूड करता है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों टाइप के रिएक्टेंस को ये उसके अंदर इंक्लूड करता है, एंड यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। इस पर कई बार कई टाइप के क्वेश्चन आता है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज डालिए आंसर आ जाएगा। एक्सेल एक्सिस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देता है, बट हमारे पास एक्सेल का फॉर्मूला है ओमेगा एल और एक्सी का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। आपको जनरली एल और सी का वैल्यू दिया रहता है, ओमेगा का वैल्यू भी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया रहता है, सो यू कैन पुट दिस वैल्यू, उनसे एक्सेल एक्सी निकाल के यहाँ पर डाल सकते हो। आर का वैल्यू, एल और सी का वैल्यू दिया ही रहता है हर क्वेश्चन में, है ना। फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड द इम्पीडेंस Z। अब हमारे इस डिस्कशन से ये निकल के आ रहा है कि जो रिजल्टेंट ईएमएफ है उसका पीक वैल्यू आई नॉट टाइम्स आई नॉट टाइम्स दिस इज Z, इस पे डिपेंड करेगा, एंड दिस Z इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म तो है, ये रिजल्टेंट ईएमएफ का फेज क्या होगा, जो ओरिजिनल करंट हमारा रेफरेंस लिया था उसके साथ, क्या वो रेफरेंस करंट के फेज में होगा, इन फेज होगा, क्या उससे 90 डिग्री पे होगा, क्या उससे कम होगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फेज फैक्टर 5। तो इसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अगेन यूजिंग द बेसिक वेक्टर मैथमेटिक्स। यहाँ पर इसी डायग्राम में देख लो, कंपेयर दिस एंड दैट डायग्राम, ये वाला फेज 5 था, सो दिस इज फेज 5, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, this is EL minus EC, so this length is also EL minus EC, है ना। so we can write tan of phi, tan of this angle, ये क्या है, जो LCR कॉम्बिनेशन का फेज है EMF और करंट के बीच में, करंट हमारा रेफरेंस है तो उसके रिलेटिव EMF का फेज क्या होगा,
क्या फेज होगा ये हमको यहाँ से पता चलेगा। सो tan phi इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो EL माइनस EC अपॉन E, ये वाला क्या था, दिस वाज ER, और वापस से ओम्स लॉ लगा दो, सारी वैल्यूज डाल दो। सो दिस विल बी I नॉट XL माइनस I नॉट XC अपॉन I नॉट R, I नॉट सबका कट कर देंगे, सो दिस विल बी XL माइनस XC अपॉन R, दिस इज tan phi, तो इस पे से हमें phi मिल जाएगा कितना, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन XL माइनस XC अपॉन R। नाउ ये फेज एंगल फाई हमें बताएगा कि जो रिजल्टेंट EMF है वो लीड करने वाला है करंट को, या करंट को लैग करेगा, या करंट के साथ जाएगा। सो लेट अस टेक केसेस। केस नंबर 1, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, अगर ये दोनों के रिएक्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाए, सो XL माइनस XC जीरो हो जाएगा, एंड इफ दिस बिकम्स जीरो, so tan of something is 0, it means tan of this implies tan of phi is 0, tan of phi is 0 मतलब phi is also 0। इसका मतलब हुआ कि मेरा करंट तो मैंने यही एक्सिस पे लिया था, और अब जो मेरा E नोट है जो कि phi एंगल बना रहा था, अब वो E नोट भी क्या हो गया, phi एंगल 0 हो गया, तो दिस E नोट इज ऑल्सो इन फेज विथ करंट, करंट और EMF E नॉट दोनों क्या हो गए, इन फेज हो गए। सो हियर E एंड I आर इन फेज, और अगर ऐसा हो जाए EMF और करंट अगर फेज में आ जाए, तो ऐसा कब होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। सो द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब हमारा जो Z था, Z का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर, इसमें से अगर आप देख रहे हो तो ये दोनों टर्म तो गायब हो जाएगी, माइनस होकर 0 हो जाएगी, सो Z इक्वल टू R हो जाएगा। सो इन सच सर्किट Z इज इक्वल टू R, एंड व्हेन Z इज इक्वल टू R, आप देख लो ये वाली टर्म ऐड हो रही है और ऐड होने वाली टर्म ही हट गई, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। सो दिस सर्किट विल हैव मिनिमम अपोजिशन और मिनिमम इम्पीडेंस। सो द सर्किट हैज़, यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही है, द LCR सीरीज सर्किट के लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, हैज़ मिनिमम इम्पीडेंस, और जब ये इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा तो जो करंट या EMF है उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। फॉर अ गिवन EMF द करंट इज मैक्सिमम, और ऐसा कब होता है, ऐसा अगेन देखो XL और XC की वैल्यू कब सेम होगी, अगर ये मैं रिलेशन यहाँ लिख लूँ, XL इक्वल टू XC, XL का फॉर्मूला है ओमेगा L, XC का फॉर्मूला है 1/ओमेगा C, तो ये L और C तो कॉन्स्टेंट्स है, तो ये ओमेगा डिपेंडेंट है, तो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। तो किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा की कंडीशन के लिए अगर ये ओमेगा की वैल्यू ये होगी, दिस वन, देन XL एंड XC विल बी इक्वल, और जब XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा इम्पीडेंस मिनिमम हो रहा है और करंट मैक्सिमम हो रहा है, तो करंट पीक कर जाएगा। सच सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ये बिहेवियर अलग अलग होता है, बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1/√LC, at this particular frequency the EMF or the current goes up, shoots होता है, shoot out होता है, ऐसा अगर ग्राफ निकालेंगे तो ऐसा ग्राफ बनता है like this। so it goes to maximum at this particular value of omega, है ना, and this condition is called as resonance condition, क्योंकि यहाँ पर suddenly spike होता है EMF या current की वैल्यू में, and that's why we call this situation as resonance condition। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आगे भी आपको पढ़ाई जाएगी, इस पे डिस्कशन होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर यहाँ पर लिखता है, इस तरफ लिखता है, जगह नहीं अभी अपने पास, इस तरफ लिखता है। सेकंड केस क्या है, केस 2, अगर XL XC से ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, XL माइनस XC इज पॉजिटिव, सो tan ऑफ phi इज पॉजिटिव,
ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव सर्किट, tan ऑफ फाइव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, tan ऑफ फाइव पॉजिटिव है, tan की वैल्यू कब पॉजिटिव आती है, फॉर दीज एंगल्स, है ना, पॉजिटिव एंगल्स के लिए। सो दिस इम्प्लाइज EMF लीड्स करंट, और EMF कब करंट को लीड करता है, जब इंडक्टिव सर्किट होता है। दिस इम्प्लाइज सर्किट इज L डोमिनेटेड, इंडक्टर डोमिनेटेड, इंडक्टर ने डोमिनेट कर दिया सर्किट में। जब XL ज़्यादा होगा तो इंडक्टर ने सर्किट को डोमिनेट किया, क्योंकि E लीड्स करंट, यहाँ पर E करंट को लीड कर जाएगा, क्योंकि फाई जो है एंगल पॉजिटिव आ रहा है। अगर केस नंबर 3 देखो, इफ XL इज लेस देन XC, तो ये XL माइनस XC ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव डिवाइड बाय R तो पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। सो tan ऑफ फाइव बिकम्स नेगेटिव, tan ऑफ फाइव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है tan एंगल। इसका मतलब जो हमारा फेज एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे आएगा। दिस इम्प्लाइज अगर हमारा फेज एंगल नीचे आ गया, इसका मतलब है करंट के कंपैरिजन में EMF लैग कर गया, EMF लैग्स करंट, E लैग्स I। और ऐसा कब होता है, करंट कब लीड करता है, कैपेसिटर के अंदर। सो सर्किट इज C डोमिनेंट, कैपेसिटर ने डोमिनेट कर दिया सर्किट में, है ना, और इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, E जो है वो लैग करेगा, करंट लीड करेगा। कैपेसिटर डोमिनेट करने पे करंट लीड करता है, और अगर इंडक्टर डोमिनेट कर जाए तो EMF लीड करता है। तो ये यहाँ से हमारे LCR सर्किट से कंक्लूजन निकल के आ रहा है। इसका कहाँ यूज़ होता है, दिस सर्किट्स आर यूज्ड इन ट्यूनिंग रेडियो सर्किट्स, है ना, जो हमारा रेडियो मिर्ची हम लोग सुनते हैं या कोई भी रेडियो चैनल सुनते हैं, तो वी ट्यून टू दैट फ्रीक्वेंसी, हम उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, वी आर सेटिंग दिस ओमेगा इक्वल टू 1/√L से। और जब हम ओमेगा की वैल्यू ये पर्टिकुलर सेट कर देंगे, मतलब हम लोग L और C की वैल्यू सेट करके ये ओमेगा चूज़ करता है बाय चूजिंग द पर्टिकुलर चैनल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल मुझे मिर्ची सुनना है, रेडियो मिर्ची, तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करूँगा। जैसे ही मैंने ये फ्रीक्वेंसी सेट किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और अब मुझे वही चैनल सुनाई देता है, और बाकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगी। सो दिस सर्किट सिलेक्ट्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टर सर्किट और एक्सेप्टर सर्किट। ये एक्सेप्ट करता है कुछ फ्रीक्वेंसीज को ही, है ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। अभी बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगेन द टॉपिक इज 13.6 पावर इन AC सर्किट, और ये टॉपिक हमारे 2021 के सिलेबस से हट चुका है, तो ऑब्वियस बात है इसको हम लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बट सिंस दिस टॉपिक कुड बी ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशंस नहीं करेंगे, बट वी विल गो थ्रू द रिजल्ट्स, है ना, जो रिजल्ट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस केस में डेरिवेशंस से। तो अगर मेरे पास कोई सर्किट है जैसे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, तो उस सर्किट के थ्रू करंट जाने वाला है, EMF जाने वाला है, EMF और करंट सेम फेज में है, और वहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होगा दैट विल बी ERMS इंटू IRMS। याद करो हमने जो स्कूल में पावर का फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था V इंटू I फॉर DC सर्किट्स। तो यहाँ पर AC में भी अगर देखोगे तो V की जगह ERMS आ गया है और करंट की जगह IRMS। तो RMS वैल्यूज रिप्लेस करना है, सिंपल, कोई खास कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है यहाँ पर। अगर मेरा सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होगा सो L सर्किट बन जाएगा, प्योरली L सर्किट में। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स जो अपने बुक में दिया है, बट इट इज़ नॉट इन सिलेबस, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी एवरेज पावर इक्वल टू 0, है ना। तो एवरेज पावर क्या आ रहा है यहाँ पर, 0 आ रहा है। और अगर मेरा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, द एवरेज पावर इज 0। तो कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन 0 होता है। इसका मतलब अगर मेरा कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट ही है, उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो वो बिल्कुल पावर कंजम्पशन नहीं करता है ना। देखते हैं हम लोग आगे, और भी मैथमेटिक्स है। तो एवरेज पावर जो LCR सर्किट में है, अगर सीरीज़ में लगा देंगे, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारा जो रियल सर्किट होते हैं उसमें सिर्फ L या C नहीं होता है, हमारे सर्किट्स में LCR तीनों होते हैं, है ना। और उसमें से देखो एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सीरीज़ के केस में एवरेज पावर आ जाता है ERMS इंटू IRMS। जब सीरीज़ में तीनों को कंबाइन कर देंगे तो ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। इसमें एक और फैक्टर आ रहा है,
इन किसी भी फॉर्मूला में ये वाला फैक्टर नहीं था जो यहाँ पर आ रहा है। ये क्यों आता है? तो अगेन पिछला जो मैंने डेरिवेशन बताया था, LCR का एनालिसिस किया था, तो वहाँ पर हमने करंट को रेफरेंस लिया था। ये EMF का वेक्टर था, फेजर था। ये वाला जो था ये हमारा क्या था, हमारा एक यहाँ पर था EL और यहाँ नीचे था EC, और उस पे से हमने EL माइनस EC, ये मैंने x के टर्म्स में लिख दिया, इसको EL माइनस EC वेक्टर लिखो, EL माइनस EC, और ये वाला भी क्या था, EL माइनस EC था। ठीक है, तो ये इस तरह का, ये वेक्टर जितना होगा उतना ही ये वेक्टर होगा, ऑब्वियस बात है ना। ये ऊपर EL नीचे EC, तो ये वाला हो जाएगा, लेट अस से दिस इज EL, तो ये वाला हो जाएगा EL माइनस EC, दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा वेक्टर, है ना। ये किया हुआ है हमने पिछले इसमें। सो इस डायग्राम में आपका ये फेज फैक्टर जो होता है, फेज एंगल, है ना, फाइनल फेज, इट इज़ फाई, और इस पे से आप cos फाई निकाल सकते हो। तो cos फाई क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो ER अपॉन E0, और सिंस ओम्स लॉ लगा सकते हैं, E इक्वल टू IR लिख देंगे, यहाँ पर E0 रिजल्टेंट है तो वहाँ हम IZ लिखेंगे। याद करो पिछला डेरिवेशन, I कट हो गया तो R/Z आ गया। Z को हम लोग ये भी लिखते हैं, ये भी हमने पिछले डेरिवेशन में लिखा हुआ था, √R² प्लस XL माइनस XC², है ना। तो ये जो cos फाई फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये यहाँ पर आ जाता है व्हेन वी हैव LCR सर्किट, बिकॉज पावर कंज्यूम बाय LCR सर्किट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर फाई, है ना। तो ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। ठीक है, ट्रू पावर कंजम्पशन डिवाइड बाय अपेरेंट पावर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम दैट फिगर, इट इज़ R/Z। तो ये डिसाइड करता है, ये रेशो डिसाइड करता है कि कितना पावर कंजम्पशन होने वाला है। सो लेट अस टेक केस, जैसे आपको समझेगा, इफ़ आई टेक फाई इक्वल टू 0, अगर मेरा फेज एंगल फाई 0 हो जाए तो cos 0 1 होता है। इन दैट केस cos 0 इज़ 1, सो मेरा पावर फैक्टर मैक्सिमम है ना। एंड इफ दिस फेज फैक्टर इज 0, 90 डिग्री, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 होता है 0। इसका मतलब पावर जो है यहाँ पर ये फैक्टर 0 आ गया, तो पावर बिकम्स 0। सो इन दैट केस करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, है ना। रेजिस्टेंस में से भी जा रहा है, कैपेसिटर, सभी चीज़ों में से करंट जा रहा है। एंड इवन इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इट इज़ डूइंग नो वर्क। सच करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क ही नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन नहीं हो रहा है, एंड सच करंट इज कॉल्ड वेटलेस करंट और इडल करंट। इडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है, इट इज़ डूइंग नथिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, cos फाई बिकम्स cos 90, cos 90 होता है 0, एंड दैट्स वाई दिस पावर, एवरेज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इज 0। तो ऐसे केस में सर्किट कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं करने वाला है, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, ये ट्रू पावर अपेरेंट पावर का एक्चुअल मीनिंग अगर समझना है तो मुझे आपको डेरिवेशंस पूरे समझाने पड़ेंगे, तो बस आप इसको डेफिनेशन की तरह याद रख लो फिलहाल के लिए। ठीक है, अगेन इस पर कोई क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकता है, इसलिए ये टॉपिक पढ़ाया था। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो अपने सिलेबस में है। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 13.7 LC ऑसिलेशन, बहुत ही सिंपल है ना। अगर मेरे पास एक L है, इंडक्टर है, एंड इफ आई कनेक्ट दिस इंडक्टर टू अ कैपेसिटर, बस ऐसा सर्किट है। ठीक है, L एंड C, एंड सिंस ये ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सो इनिशियली व्हाट वी विल डू, वी विल कनेक्ट दिस कैपेसिटर टू अ बैटरी। कैपेसिटर को जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इट स्टार्ट्स चार्जिंग, इट अटेन्स अ मैक्सिमम पोटेंशियल V। सो सपोज इसने पूरा मैक्सिमम पोटेंशियल V अटेन कर लिया, इन दैट केस देयर विल बी पॉजिटिव चार्जेस ऑन द वन ऑफ द प्लेट एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन अदर प्लेट। तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा V, इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस। और फिर हमने इसको L सर्किट के साथ, L के साथ कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। इफ़ यू सी दिस सर्किट, इट इज़ पैरेलल सर्किट। अब ये जो सर्किट है, दिस बिहेव्स एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे होता है ये देखो, मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, एंड पूरा जो है क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो होगा ये कि ये हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, एंड देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। सो दिस कैपेसिटर इज, अब देखो ये कैपेसिटर कैसा हो गया, इट इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, सो इट विल बिहेव लाइक अ बैटरी। और यहाँ पर सिंस पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टर, एंड इन अदर वे, अगर मुझे दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करना है, सो दिस नेगेटिव चार्जेस विल फ्लो इन दिस सर्किट। कैसे भी कंसीडर करो। सो लेट अस से करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, द करंट स्टार्ट्स राइजिंग थ्रू द इंडक्टर L,
और जैसे ही इंडक्टर में से करंट चेंज होता है तो हमें पता है इंडक्टर के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है विच इज़ माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो जैसे जैसे करंट चेंज होते जाएगा विथ टाइम द बैक ईएमएफ विल ग्रो और वो इसको अपोज करेगा, तो जो करंट फ्लो है वो और स्लोली होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। बट अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, ये ईएमएफ बढ़ के इतना बढ़ जाएगा कि अब यहाँ से सारे चार्जेस ट्रांसफ़र हो चुके हैं एल के, ये पूरे चार्जेस जो यहाँ से वहाँ जाने थे वो पूरे हो चुके हैं। बट अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हमारा कैपेसिटर केस नंबर 2 में पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। सो नाउ वी हैव कैपेसिटर विच इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज, ठीक है। नाउ वी हैव अ कैपेसिटर विच इज़ कम्प्लीटली डिस्चार्ज, है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं बचा है। लेकिन ये जो इंडक्टर था उस पर बिकॉज ऑफ दैट चेंजिंग करंट बैक ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है, जो ऐसा है, रिवर्स डायरेक्शन में बैक ईएमएफ है विच विल प्रोड्यूस अ रिवर्स करंट आई। पहले केस में करंट फॉरवर्ड जा रहा था प्लस टू माइनस, अब रिवर्स करंट फ्लो करना चालू कर जाएगा। अब जैसे ही करंट रिवर्स हो जाएगा द नेगेटिव चार्जेस विल पाइल अप ऑन दिस कैपेसिटर एंड द पॉजिटिव चार्जेस विल पाइल अप ऑन दिस प्लेट ऑफ कैपेसिटर। एंड ये कब तक चलेगा, जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए, और उस वक्त क्या हो जाएगा, द करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, है ना। और अब इस कंडीशन में क्या हो गया, ये केस नंबर 2 था, केस नंबर 2 से मैंने 3 पे ट्रांजिट कर दिया, 2 एंड 3। सो स्टार्टिंग में केस नंबर 2 और अब केस नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब केस नंबर 3 के बाद क्या होगा, नाउ दिस इज सिमिलर टू दिस सिचुएशन, बस इसको फ्लिप कर दिया है। तो अब यहाँ पर वापस से पॉजिटिव चार्जेस में से अब ये ईएमएफ ख़त्म हो गया। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा ईएमएफ इसके अक्रॉस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि करंट स्टेडी हो जाएगा, करंट स्टेडी हो गया तो ईएमएफ 0 हो गया। ये ईएमएफ 0, लेकिन ये मैक्सिमम हो चुका है। अब ये वापस से यहाँ से करंट फ्लो करना चालू कर जाएगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो बैक ईएमएफ इस तरफ बनेगा, बैक ईएमएफ इस तरफ बना, ये अभी मैं 4th वाली केस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 4th स्टेज। बैक ईएमएफ इस तरफ बना तो वापस से करंट ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये बैक ईएमएफ डेवलप होते जाएगा, ये इसका चार्ज खत्म होते जाएगा, चार्ज खत्म हो गया, बैक ईएमएफ इस तरफ, करंट ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। नाउ लुक एट द करंट डायरेक्शन, पहले इस तरफ, बाद में इस तरफ, फिर वापस इस तरफ, बाद में वापस इस तरफ। सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट विथ टाइम, सो द ग्राफ ऑफ करंट विथ टाइम लुक्स लाइक दिस, एंड दिस इज अल्टरनेटिंग करंट और ऑसिलेटिंग करंट। So we can say this is AC current, alternating current or oscillating current. So we have produced oscillation in current by using this circuit, है ना। So it is interesting कि जो current है it gives you oscillating behavior, है ना। So we can produce oscillation using electric circuit, और इसका यूज़ होता है वेव जनरेशन में, है ना। अगर मुझे कोई वेव्स या ऑसिलेशन जनरेट करना है ना, वेव फॉर्म जनरेट करना है, फ्रीक्वेंसीज जनरेट करनी है, तो इसका यूज़ होता है। दिस सर्किट इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग फ्रीक्वेंसीज, है ना। इंटरेस्टिंग बात। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है हमारा रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एलसीआर सीरीज सर्किट में जो रेजोनेंस होता है तब करंट मैक्सिमम होता है, एंड ऑब्वियसली जब करंट मैक्सिमम होगा तो जेड मिनिमम होगा। सो एट रेजोनेंस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है रेजोनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब ही होता है कि कुछ मैक्सिमम हो जाए एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी। सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। व्हेन एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट आई बिकम्स मैक्सिमम, और करंट ही मैक्सिमम हो ज़रूरी नहीं है, ईएमएफ भी मैक्सिमम हो सकता है, इम्पीडेंस भी मैक्सिमम हो सकता है। इन केस ऑफ एलसीआर सीरीज, in case of LCR series at resonant frequency I becomes maximum implies जब करंट मैक्सिमम होगा तो Z मिनिमम होगा, एंड Z मिनिमम होने के लिए क्या कंडीशन थी, XL शुड बी इक्वल टू XC, मतलब ओमेगा L शुड बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, और दिस इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय LC और ओमेगा इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट LC। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है बच्चों, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगा 1 बाई टी, है ना। फ्रीक्वेंसी एफ होता है 1 बाई टी। सो हम लोग 1 बाई टी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल लिख सकते हैं 2 पाई, और 1 बाई टी की जगह लिख दिया एफ, तो ये रिलेशन आ गया ओमेगा और एफ में।
और ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन राइट एफ इक्वल टू 1/2 और ये ओमेगा, सो ओमेगा अपॉन 2 और ओमेगा मेरा क्या है, इट इज़ रूट एल सी, सो ये हो गया 1/2 अंडर रूट एल सी, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन एल सी आर सीरीज सर्किट। और इस केस में बच्चों व्हाट विल बी जेड, तो सिंस एक्सएल एक्सी इक्वल हो गया तो जेड अपना फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, तो ये मेरी जो टर्म है ये तो जीरो हो गई, सो दिस जेड इज इक्वल टू आर, ये जो होगी दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस एंड द फ्रीक्वेंसी विल बी दिस व्हेन द इम्पीडेंस इज मिनिमम एंड हेंस द करंट इज मैक्सिमम। तो इसका ग्राफ बच्चों आएगा ऐसा, if this is frequency axis and this is current axis, so at particular current the current frequency omega f जो कि ये है omega f is this omega r, resonance frequency r लिखते हैं, r for resonance, so omega r क्या हो जाएगा, omega r frequency पे current becomes maximum and at other frequency it is minimum। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। आपके बुक में थोड़ा सा अलग दिया उन लोगों ने, एक्सिस यहाँ लिया है और इसकी जगह ओमेगा की जगह दे हैव यूज्ड एफ, है ना, फ्रीक्वेंसी एफ यूज़ किया है। सो रेजोनेंस सर्किट की खास बात क्या है, रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन दिस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तभी जाके रेजोनेंस होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होगी 1/2 अंडर रूट ऑफ एल सी, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम एंड द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है यहाँ पर। करंट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर फेड टू इट एक्सेप्ट्स ओनली दिस फ्रीक्वेंसी, एफ आर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, है ना, एंड रिजेक्ट्स अदर फ्रीक्वेंसीज एंड दैट्स वाई द सर्किट इज कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैसे काम करता है। नाउ लेट अस डिस्कस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एल और सी को पैरेलल में कनेक्ट किया एंड दिस इज आवर सोर्स ऑफ ई एम एफ विच इज ए सी सोर्स, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जो इंडक्टर है इस यहाँ से जो करंट जाएगा, लेट अस से आई करंट, वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, सो आई एल आई सी, सो वी कैन यूज किरचॉफ लॉ की आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई एल कितना होगा, करंट हमारा ओम्स लॉ लगा दो, ई अपॉन आर होता है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू ई जो कि ये है ई नॉट साइन। अब हमारा इंडक्टर है तो यहाँ पर करंट लैग करता है, तो साइन ओमेगा टी यहाँ पर जो था उसमें से π/2 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लैग कर रहा है ना। सो ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ये हो गया हमारा ई एम एफ डिवाइड बाई एक्सएल, तो ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस होता है करंट। सिमिलरली आई सी हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट, यहाँ पर कैपेसिटर है तो वहाँ पर जो करंट है वो लीड करता है तो प्लस π/2 आ जाएगा, करंट लीड्स एंड दैट्स व्हाई देयर इज प्लस π/2 से लीड करता है, डिवाइड बाय एक्सएल एक्सी, है ना। अब ये दोनों आ गए, हमें पता है कि जो जाने वाला करंट है आई, टोटल करंट, इट इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, सो वी कैन राइट टोटल करंट आई इक्वल टू आई एल प्लस आई सी। तो हमारे पास टोटल करंट का ये रिलेशन आ रहा है, दोनों को मैंने ऐड किया है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90, सो इट इज़ माइनस कॉस थीटा, है ना। और वैसे ही साइन ऑफ थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो मैंने ये रिलेशन यहाँ लगाया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, है ना। तो ये वाला रिलेशन लगाया, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस कॉस थीटा, ये हो गया प्लस कॉस थीटा, और इसमें से ई नॉट कॉस ओमेगा टी, थीटा हमारा ओमेगा टी है, तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन आ गया, बचा क्या 1/xc माइनस 1/xl। अब ये मेरा टोटल करंट आ गया, और ये टोटल करंट जो है सिंस दिस इज पैरेलल सर्किट, ये मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। ये कब मिनिमम होगा, व्हेन दिस टर्म इज जीरो, एंड व्हेन दिस टर्म इज जीरो इट मीन्स ये टर्म अगर मेरी जीरो हो जाए तो करंट मेरा जीरो हो जाएगा। और करंट कब जीरो होगा, तो देखो इसमें से क्या कंडीशन निकल के आ रही है, दिस इज इक्वल टू दैट, सो 1/xc इक्वल टू 1/xl आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज जब xc इक्वल टू xl होगा, वापस से वही कंडीशन जो हमने सीरीज में देखी थी, xc इक्वल टू xl मतलब xc इज 1/ωc, xl होता है ωl, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/LC, और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। सेम कंडीशन आ गई जो वहाँ पर हमारे सीरीज रेजोनेंस में आई थी, वही पैरेलल रेजोनेंस में आ रही है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पर करंट मैक्सिमम था, यहाँ पर करंट मिनिमम आ रहा है। सो करंट इज़ मिनिमम व्हेन आवर फ्रीक्वेंसी इज़ दिस। तो इस सर्किट का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट बिकम्स ज़ीरो, करंट बिकम्स ज़ीरो और मिनिमम।
सो दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, और ये ओमेगा एक्सिस है और ये करंट का एक्सिस है। तो करंट बिकम्स मिनिमम और ज़ीरो, यू कैन से इट इज़ मिनिमम और ज़ीरो इन दिस कंडीशन, है ना। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लिया है इस सर्किट में, इट इज़ प्योरली LC पैरेलल सर्किट। सो करंट इज मिनिमम एट दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ F भी लिख सकते हैं। F इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला था, 2 पाई ओमेगा, है ना। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, सो 1/2 पाई, और ये ओमेगा तो है ही अपने पास अंडर रूट ऑफ LC अपॉन में। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी आ रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो सीरीज में आ रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। सर्किट को देख के पता चल रहा है कि जब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी तो करंट जीरो हो जाएगा। तो ये उस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ये सर्किट रिजेक्ट कर रहा है। सो सर्किट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 13.9 हमारे टेक्स्ट बुक में, वो दिया है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्यू फैक्टर। ये क्यू फैक्टर क्या है मैं आइडिया दे देता हूँ। इट इज़ नॉट इन आर सिलेबस फॉर 2021। ये जो विड्थ है ये जितनी कम हो उतना वो शार्प फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट होगी। आपको मैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। या फिर हमारा अगर एक्सेप्टर सर्किट है तो वही शार्प फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर आप अपना रेडियो को ट्यून करते हो, लेट अस से 98.3 रेडियो मिर्ची हम लोग सुन रहे हैं, और अगर मैं उसको स्लाइटली ट्यून करके 98.4 भी कर दूँ तो भी मुझे रेडियो मिर्ची सुनाई देगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा साउंड क्लियर नहीं होगा, बट वहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 98.3 है और हम लोग उससे स्लाइड आजू बाजू के फ्रीक्वेंसी सुन पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस विड्थ, है ना। और ये विड्थ जितनी भी कम हो उतनी उसी शार्प फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना। एक्सेप्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी करनी थी, 98.3, और एक्सेप्ट कौन सी कर रहा है वो 98.3 तो कर रहा है, 98.4 भी कर रहा है, 98.2 भी कर रहा है। सो यहाँ पर ये क्यू फैक्टर आता है, क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी वहाँ पर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, है ना। क्यू फैक्टर जितना ज़्यादा उतना वो शार्प रेजोनेंस होगा, उसी फ्रीक्वेंसी को वो एक्सेप्ट करेगा, साइड की फ्रीक्वेंसी को छोड़ देगा, है ना। तो हमारा जो सर्किट है अगर उसका क्यू फैक्टर कम है तो वो 98.3 का जो हमारा चैनल है उसकी जगह वो 90 से लेके 100 तक सारी फ्रीक्वेंसीज में वो चैनल कैप्चर कर लेगा, सारी फ्रीक्वेंसीज कैप्चर कर लेगा, विच इज़ नॉट गुड, है ना। मुझे 98.3 सुनना है और गलती से मुझे 97 वाला कोई तो चैनल सुनाई दे रहा है। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर आर सर्किट, है ना। एंड दैट्स वाई दिस क्यू फैक्टर शुड बी वेरी गुड। जितना क्यू फैक्टर ज़्यादा होगा उतना शार्प रेजोनेंस होगा। शार्प ऐसा, ये जो ग्राफ है अगर रेजोनेंस का ग्राफ निकालेंगे पीक वाला तो इट शुड लुक लाइक दिस, ऐसा शार्प पीक आना चाहिए, है ना। एंड फॉर दैट ऐसा शार्प पीक आने के लिए द क्यू फैक्टर शुड बी वेरी हाई। सो क्यू फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। और नेक्स्ट टॉपिक है चोक कॉइल। अगेन चोक कॉइल वैसे भी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आज के ज़माने में कोई चोक कॉइल यूज़ नहीं करता, है ना। चोक कॉइल इज़ बेसिकली अगेन प्योर इंडक्टर सर्किट और कुछ नहीं है। एंड अगेन सिलेबस से हट चुका है तो हम उस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अब मेरे हिसाब से हमारा जो सिलेबस है उसमें ये जो लेसन था, लेसन नंबर 13, ये कंप्लीट हो चुका है ना। और फर्दर इसमें कोई लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क ये है कि पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करिए। जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वही करिए। अगर उसके लिए भी टाइम नहीं है तो जो हमारा क्वेश्चन बैंक आ चुका है उसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए। उसमें जो भी डाउट्स होंगे वो मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। वो सारे हम लोग अगली क्लास में या उसके आगे के क्लासेस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक चलिए, गुड बाय।